नमस्ते दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के महान नदियों में से एक नदी है, जिसके किनारे लाखों लोग और जीव जंतु बसे हुए हैं। जो नदी वरदान रूपी है, मगर क्या आप लोगों को पता है, जो नदी वरदान रूपी है वो नदी अभिशाप भी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र के किनारे लाखों जीव जंतु और लोग अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, मगर ये नदी जैसे जीवन देती है वैसे जीवन ले भी सकती है, जो कि सही में बहुत चिंताजनक है। तो मैं आज आपको ब्रह्मपुत्र के ही ये विनाशकारी रूप के बारे में बताऊंगी। जो वरदान है वो अभिशाप भी हो सकती है, मगर उससे पहले आप लोग जान लीजिए ब्रह्मपुत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र के अपने सफर के बारे में, ब्रह्मपुत्र के जन्म से लेके उसके अपने उद्देश्य के प्राप्ति तक जो लंबी सफर है उसके बारे में आप मेरे इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगी ब्रह्मपुत्र क्यों हमारे लिए अभिशाप भी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक दर्शन है समन्वय का। इसके तटों पर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन हुआ है। आर्य, अनार्यो, मंगल, तिब्बती, बर्मी, द्रविड़, मुगल, आहोम संस्कृतियों की टकराहट और मिलन का गवाह ये ब्रह्मपुत्र रहा है। जिस तरह अनेक नदियां इसमें समाहित होकर आगे बढ़ी है, उसी तरह कई संस्कृतियों ने मिलकर एक अलग संस्कृति का गठन किया है। ब्रह्मपुत्र भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यदि इसे देशों की आधार पर विभाजित करें तो तिब्बत में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है, भारत में 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में 363 किलोमीटर लंबी है। यानी बंगाल की खाड़ी में समाने से पहले ये करीब 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर चुकी होती है। इस क्रम में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, भूटान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ों से निकली अन्य अनेक नदियां इसमें समाहित हो जाती है। इस दौरान अनेक नदियां और उनकी उपनदियां आकर इसमें समा जाती है। हर नदी की अपनी कहानी है और उनके किनारे बसे जनजातियों की अपनी संस्कृति है। ब्रह्मपुत्र के कई नाम और पहचान है। हर क्षेत्र में इसके स्वभाव और आचरण में भी फर्क है। डिब्रूगढ़ में इसके मीलों लंबा पाट इसके विशालता को दर्शाता है, तो गुवाहाटी में दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच से गुजरने के लिए ये अपना आकार लघु कर लेती है। फिर नीलाचल पहाड़, जिस पर माँ कामाख्या का मंदिर है। माँ कामाख्या का चरण स्पर्श करके आगे जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेती है। असम के अधिकांश बड़े शहर इसी के किनारे विकसित हुए हैं। डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी और ग्वालपाड़ा इसी के किनारे बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक अद्भुत और यूनिक नदी है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में शायद ही कहीं मिलती हो। अपने जन्म से लेके समुद्र में मिलने तक अपने लंबे यात्रा के दौरान कई जगह पर किसी देवता की तरह पूजी भी जाती है, तो कई जगह पे लोगों को डरा भी देती है। ये नदी जहाँ कई जगह पर करोड़ों लोगों को और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है, तो वही दूसरी ओर अपने विनाशकारी बाण की वजह से लाखों जिंदगी की समाप्ति कर देती है। इसकी विशालता की वजह से ही इसकी तुलना अमेज़न और नील जैसे महान नदियों के साथ की जाती है। साउथ तिब्बत में मानसरोवर झील से करीबन 7 किलोमीटर समुद्र तल से 5300 मीटर ऊंचाई पे स्थित जमायुंग के पहाड़ों में एक बर्फीली झरना मौजूद है। दिखने में किसी एक
बर्फ की ग्लेशियर के पिघलने से निकलने वाले एक झरना जैसे। स्थानीय लोग इसे तामचू कम्भाव कहते हैं। असल में बेहद खास है क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र का जन्म स्थान है। जैसे जैसे तिब्बत के पहाड़ी इलाकों से जलधारा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ही आगे बढ़ते हुए ये सांगपो नदी के रूप में अपना रूप धारण करती है। सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र का ही तिब्बती भाषा का नाम है। अपने समुद्र से मिलने की लंबी यात्रा के अधिकतर हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी इसी सांगपो नदी के रूप में तिब्बत के पहाड़ों के बीच से गुजर के अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश से पहले सांगपो हिमालय की पहाड़ियों की घाटियों में एक गहरा घोड़े की नाल की आकार वाला मोड़ बनाती है। अरुणाचल प्रदेश में आते ही इस नदी का नाम सांगपो से बदलकर दिहांग हो जाती है। अपने अंदर दिबांग और लोहित जैसे नदियों को समेट के आसाम से जा पहुंचती है बांग्लादेश में। फिर ब्रह्मपुत्र मिलती है पद्मा नदी से, जिसे भारत में गंगा नदी कहा जाता है। इन दोनों विशाल नदियों के मिलने से बनती है मेघना नदी। अंत में बंगाल के खाड़ियों में यानी कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है ये मेघना नदी और इसी तरह से ब्रह्मपुत्र की यात्रा अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। ब्रह्मपुत्र में 5 देश भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की जमीन का पानी आकर मिलता है और इसी पानी से इन देशों के करोड़ों लोग अपने जीवन यापन के लिए निर्भरशील हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से लेकर अपने यूनिक इकोसिस्टम के चलते ये नदी देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। अपनी असीम ताकत और विशाल आकार के कारण ही शायद ब्रह्मपुत्र ऐसी गिनी चुनी नदियों में से एक नदी है जिसको मेल यानी पुरुष नदी का दर्जा भी मिलता है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को नदी नहीं नद कहा जाता है और हिंदू मान्यता के अनुसार कई धार्मिक गाथा भी है जिसके अनुसार हमें ब्रह्मपुत्र को नदी नहीं नद भी कहने का कारण मिलता है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ आसाम में भी घने जंगल और नेशनल पार्क है जिसमें बहुत दुर्लभ प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के जंगलों में कीमती लकड़ियां भी मिलती है। इसके अलावा जहाँ ये नदी गंगा के साथ मेघना का रूप में समुद्र के साथ मिलती है, वहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है और इसी को सुंदरवन कहा जाता है। आप लोगों को ब्रह्मपुत्र के सफर के बारे में पता चल ही गया होगा। ब्रह्मपुत्र सच में एक यूनिक नदी है और ये नदी सच में हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। मगर ब्रह्मपुत्र से होने वाली बाढ़ की वजह से लाखों लोग और धन संपत्ति हर साल विनष्ट होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आसाम। आसाम में हर साल लाखों लोग, जीव जंतु और धन संपत्ति ब्रह्मपुत्र के बाढ़ की वजह से ही नष्ट होती है और लाखों लोगों की प्राण भी जाती है इसी बाढ़ की वजह से। आप लोगों को शायद पता होगा, आसाम में होने वाली बाढ़ ऐतिहासिक बाढ़ है क्योंकि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की वजह से साल दर साल आसाम के लोग भुगत रहे हैं। यूं तो इंडिया के कई राज्यों में ही बारिश के कारण बाढ़ होती है, जैसे कि केरला और बिहार में हर साल लोग बाढ़ के वजह से अपने जीवन खोते हैं। मगर आसाम में जो ब्रह्मपुत्र के वजह से बाढ़ आती है, वो बाढ़ सच में एक बहुत ही बड़ी, भयंकर और सोचने वाली स्थिति है। बाढ़ की स्थिति लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज के कारण ही होती है, जिसके लिए बाढ़ की स्थिति और भी खतरनाक होने का अनुमान वैज्ञानिक लगा रहे हैं और हम इंसान भी कम नहीं है।
नदी की स्थिति लगातार हो रही मानवीय खिलवाड़ के कारण नदी का जो नाजुक इकोसिस्टम है उसमें प्रभाव पड़ रही है और उसी की वजह से नदी अपना भयंकर रूप धारण करती है और जिसका नतीजा ये भयंकर बाढ़ होती है जो तबाही मचाती है। और हिमालय का ये पूरा इलाका भूकंप के संवेदनशील एरियाज में पड़ती है। छोटे भूकंप तो आते ही रहते हैं, अगर कोई भयंकर बड़ा भूकंप आ जाए तो ब्रह्मपुत्र अपना और भी विकराल और भयंकर रूप धारण कर लेगी और जो जन इलाका है जहाँ भी लोग बसते हैं उस इलाके में भी घुस के अपना रास्ता बनाएगी और भयंकर रूप धारण करके चारों ओर तबाही मचा देगी। तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ और भी भविष्य में भयंकर हो सकती है, जिसका अनुमान वैज्ञानिक कर रहे हैं। और भूकटाव भी एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि हर साल ब्रह्मपुत्र के तेज बहाव के कारण ब्रह्मपुत्र के किनारे जो अंचल बसे हुए हैं वो ब्रह्मपुत्र के तेज बहाव के लिए ब्रह्मपुत्र के भूकटाव के चपेट में आती है और हर साल एक बड़ा सा इलाका भूख कटाव के वजह से ब्रह्मपुत्र में समाहित हो जाती है। असम में भी एक बड़ा सा इलाका हर साल क्षतिग्रस्त होता है जो भूख कटाव के चपेट में आता है। इसके वजह से हर साल असम में लाखों धन संपत्तियों की नष्ट होती है और असम में एक बड़ा सा इलाका सिकुड़ जाती है इसी भूख कटाव के लिए, जो काफी चिंताजनक विषय है। ब्रह्मपुत्र जानी जाती है अपनी तेज बहाव के लिए। ब्रह्मपुत्र का गति काफी तेज होती है। तिब्बत से चलते ही ब्रह्मपुत्र का पानी काफी साफ होता है, लेकिन भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र के तेज उफान के वजह से ही भारी पैमाने में मिट्टी और पहाड़ों में कटाव होती है, जिसके वजह से काफी मात्रा में शेल्ट पानी में मिल जाती है, जो कि बाढ़ और विपदा वाले इलाकों में जो उपाय किए जाते हैं उसमें बाधा प्रदान करती है। हम इंसान ही इसके पीछे की वजह है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा अपना भयंकर रूप धारण कर रही है उसके पीछे का कारण हम इंसान ही हैं। इसीलिए हम इंसान को सही समय पे सतर्क होना भी जरूरी है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी एक अंधकार भविष्य में ढकेल दी जाएगी और उसका कारण हम इंसान ही हैं। अगर हम सही समय पे सतर्क नहीं होंगे तो ये आपदा अपना भयंकर रूप साल दर साल और भी धारण कर लेगी, तो शायद एक समय जाके हम कुछ भी ना कर सके। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, हम कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। हम इंसान अगर प्राकृतिक चीजों से खिलवाड़ ना करें, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दे, पेड़ ना काटे, नदी और जो प्राकृतिक चीज है जो प्रकृति ने हमें दान की है उनसे हम खिलवाड़ ना करें, तो शायद इस चीज को हम रोक सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं ये हमारी आने वाली पीढ़ी को विनष्ट कर सकती है। इसीलिए हमें सतर्क होना बहुत ही जरूरी है। आप ब्रह्मपुत्र को जिस रूप में भी देखिए, आशीर्वाद या अभिशाप, मगर ये बात भी सच है, अगर ये नदी ना होती तो कहीं ना कहीं हम इंसान भी शायद ना होते, क्योंकि इसी के किनारे हम इंसान और लाखों जीव जंतु बसते हैं। इसी के किनारे सभ्यता संस्कृति ने अपनी पहचान पाई है। तो ये नदी हमारे लिए जैसी भी है मगर जरूरी है। आज का वीडियो इतना तक ही। नमस्ते।